That's my कानूनी पेज। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक रात पुलिस की गाड़ी अचानक आपके घर के सामने आके रुके और दरवाजा जोर से खटखटाया जाए और आपसे बिना कुछ पूछे आपको हिरासत में ले लिया जाए? ना अरेस्ट मीमो, ना कोई सूचना, ना कोई गवाह, और फिर एक रोज आपकी लाश पोस्टमार्टम टेबल पे पड़ी हो। यह किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की एक हकीकत है, जहां हर साल सैकड़ों लोग पुलिस हिरासत में दम तोड़ देते हैं। और तब इस अंधेरे में एक रोशनी बनकर आता है एक फैसला। डी.के. बसु बनाम वेस्ट बंगाल, 1997। लेट्स माई कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जिसने भारत में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को एक नया रूप दिया। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वक्त कुछ ऐसे डायरेक्शन दिए जो आज हर भारतीय की सुरक्षा का ढाल बन गए हैं। इस फैसले ने न केवल न्याय व्यवस्था में सुधार किया, बल्कि यह भी तय किया कि पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। आइए जानते हैं इस केस की शुरुआत कहां से हुई। यह केस शुरू होता है एक पत्र से। वेस्ट बंगाल के एक सीनियर एडवोकेट डी.के. बसु ने भारत के चीफ जस्टिस पी.एन. भगवती को अगस्त 1986 में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह पुलिस हिरासत में पुलिस के अमानवीय व्यवहार से मौतें हो रही है। उन्होंने इस पर चिंता जताई। इस पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका मानकर इस पर सुनवाई शुरू की। इसके एक साल बाद 14 अगस्त 1987 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से गिरफ्तारी पर डायरेक्शंस मांगे। साथ ही सभी राज्य सरकारों को भी इस संबंध में अपने जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा गया। और लगभग उसी वक्त यूपी के अशोक कुमार जौहरी का एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, जिसमें अशोक कुमार ने अलीगढ़ में हुई हिरासत के दौरान मौत पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को डी.के. बसु वाले मामले के साथ जोड़कर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने 3 इंपॉर्टेंट इशू थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी। पहला, क्या हिरासत में हिंसा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? दूसरा, क्या पुलिस को गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश देने चाहिए? और तीसरा, क्या पुलिस अधिकारियों को हिरासत में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सुनवाई के दौरान ज्यादातर राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके यहाँ स्थिति नियंत्रण में है और वे इस मामले पर कोर्ट को सहायता देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए माना कि हिरासत में यातना मानव गरिमा के खिलाफ है और उसके रिजल्ट में हो रही मौतें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21, जिसमें हर भारतीय को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 के मामले का जिक्र करते हुए दोहराया कि कैदियों और बंदियों को अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और उनके मौलिक अधिकारों को उपयोग पर केवल कानून द्वारा अनुमत प्रतिबंध ही लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते। हिरासत में यातना ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है और सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों की जवाबदेही तय की। कोर्ट ने ऐसे मामलों में राज्य को विकैरियस लायबिलिटी के तहत मुआवजा देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा दी जाने वाली 3rd डिग्री टॉर्चर की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। 18 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस ए.एस. आनंद की बेंच ने इस ऐतिहासिक निर्णय को देते हुए गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कई डायरेक्शंस जारी किए। आइए जानते हैं उन दिशा निर्देशों को जो कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में जारी किए थे। पहला, गिरफ्तारी की पहचान का खुलासा। हर पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है उसे स्पष्ट और दिखाई देने वाले नाम के टैग के साथ अपनी पहचान और पदनाम दिखाना आवश्यक है।
इससे ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। किसी भी रॉन्गफुल एक्ट की सिचुएशन में अधिकारी की पहचान करना आसान हो जाता है। दूसरा, अरेस्ट मीमो। गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को एक अरेस्ट मीमो, जिसे आम भाषा में फर्द गिरफ्तारी भी कहा जाता है, तैयार करना जरूरी है। यह मीमो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा और एक गवाह जिस पर परिवार का सदस्य या किसी स्थानीय व्यक्ति के सदस्य हों, उसका हस्ताक्षर होने चाहिए। मीमो में गिरफ्तारी का समय यानी टाइम और डेट भी शामिल होनी चाहिए। तीसरा, रिश्तेदारों द्वारा या दोस्तों को इसकी सूचना देना। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी के बाबत सूचना उसके नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को दी जाए। उसकी हिरासत की जगह के बारे में सही जानकारी दी जाए। यदि गिरफ्तारी के वक्त कोई परिवार का सदस्य या मित्र गवाह के रूप में मौजूद है तो यह सूचना जरूरी नहीं है। यदि अरेस्ट किए गए व्यक्ति के रिश्तेदार जिले के बाहर रहते हैं तो 8 से 12 घंटे के दौरान गिरफ्तारी की सूचना दी जाना आवश्यक है। चौथा, डायरी में इसकी एंट्री की जानी चाहिए, यानी गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की पूरी डिटेल्स पुलिस डायरी में मौजूद होनी चाहिए। इससे हर गिरफ्तारी का सही दस्तावेज बनाया जा सकता है। पांचवा, मेडिकल जांच। गिरफ्तार व्यक्ति का एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। अगर पहले कोई चोट है तो उसका विवरण भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और हिरासत में रहते हुए व्यक्ति का हर 48 घंटे में एक डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। छठा है, दस्तावेजों की प्रतियां मजिस्ट्रेट को भेजना। सभी दस्तावेज जिनमें गिरफ्तारी मीमो भी शामिल है, इलाके के मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजा जाना आवश्यक है। ये गिरफ्तारी की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवां, वकील से मिलने का अधिकार। हर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार है। हालांकि वकील पूछताछ के दौरान हर समय मौजूद नहीं हो सकता। और आठवां, पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देना। हर जिले में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां गिरफ्तारी की सूचना 12 घंटे के भीतर अपडेट की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हिरासत की जगह का पता सभी को हो, जिसमें गुप्त गिरफ्तारी या अवैध गिरफ्तारी से बचा जा सके। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को बिना पक्षपात के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। डी.के. बासु केस ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस हिरासत में क्रूरता और मौत संविधान की आत्मा के खिलाफ है। यह फैसला मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के निर्देशों के अनुरूप था। आइए अब देखते हैं डी.के. बसु केस के बाद क्या बड़ा बदलाव गिरफ्तारी प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है। 2008 के सीआरपीसी संशोधन द्वारा इन दिशा निर्देशों को कानूनी बल मिला। ये डायरेक्शन सीआरपीसी में संशोधन के बाद 1 नवंबर 2010 से प्रभावी हो गए। एनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2016 में मामले कस्टोडियल डेथ के मामलों में गिरावट देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस जजमेंट को यातना विरोधी कन्वेंशन के सिद्धांतों के अनुरूप माना है। वही एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसे हिरासत में यातना रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यों की पुलिस को अब गिरफ्तारी से जुड़ी प्रक्रियाओं में मानवाधिकारों की शिक्षा दी जा रही है। एनएचआरसी का हस्तक्षेप भी हमें देखने को मिलता है। अब हिरासत में मौतों की अनिवार्य रिपोर्टिंग एनएचआरसी को की जाती है। पुलिस थानों और लॉकअप्स में सीसीटीवी में के जरिए निगरानी रखी जा रही है। अब सिविल सोसाइटी की भी बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है। मानवाधिकार संस्था कार्यकर्ता गिरफ्तारी में हो रही गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। हिरासत में मौतें आज भी जारी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दर्जनों लोगों की हिरासत में मौत होती है। पुलिस द्वारा अब भी गिरफ्तारी प्रक्रिया के निर्देशों और नियमों की अवहेलना की जा रही है। 2020 में तमिलनाडु में हुए जयराज और बेनिक्स केस में पुलिस हिरासत में बाप बेटे की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश देने पड़े। वहीं दूसरे सत्यवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में पुलिस ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था। इस पर कोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र के एक मामले में कहा कि ये दुखद है कि आज भी हमें डी.के. बसु के दिशा निर्देश दोहराने पड़ रहे हैं।
अगर आप पर ऐसे हालात आते हैं तो क्या करें? परिवार या वकील को तुरंत सूचना दें। पुलिस से अरेस्ट वारंट की कॉपी मांगें। नियमित मेडिकल जांच हो, इसका ध्यान रखा जाए। पुलिस को रिकॉर्डिंग की याद दिलाएं। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की मांग करें। DK बसु जजमेंट सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक ह्यूमन राइट चार्टर है। अगर देश का हर नागरिक इन नियमों को जानता है तो न केवल पुलिस जवाबदेह बनेगी और गिरफ्तारी डरावनी नहीं बल्कि न्याय की शुरुआत बनेगी। जहां कानून से डर नहीं, वहां कानून की हिफाजत है। लेट्स माइक के कानूनी पेज पर फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको भी किसी कानूनी समस्या है या कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो हमें जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे